जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी राजा सदाम साहब, आप कुछ सवाल पूछ रहे हैं। एंड ऑल्सो इफ़ अ कंपनी वांट्स टू डिज़ाइन दीज इन द ERP सिस्टम एंड ऑल्सो से मुझे समझ नहीं आया। आप हैंड रेज कर लें, मैं आपको अलाउ करता हूँ। आप जी राजा साहब, आप पूछें सवाल, क्या पूछ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, ये कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर का पूछ रहा था मैं कि इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करेंगे। और दूसरा, अगर कंपनी जो है इसको ERP में डिज़ाइन करना चाह रही है जी जी तो उस सूरत में कैसे अप्लाई करेंगे इसको सिस्टम में, ERP में। जी, इनफैक्ट तो आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। ERP के अंदर तो ज़ाहिर बात है कॉन्फ़िगरेशन है, आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। लाइक आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफ़ाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप इसी तरह से इसको भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। बट क्वेश्चन इनफैक्ट ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स हैं क्या? ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स में कॉस्ट, प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट सेंटर्स, चार मुख्तलिफ टाइटल्स इस्तेमाल होते हैं। क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं अभी डिस्कस करूँगा लेटर ऑन आपकी वैसे रेलेवेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज़ ऐसा जिसको डिटेल में उस तरह से डिस्कस करना अभी हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, बिकॉज ये सारा जो पार्ट है ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में शामिल है, जो इससे नेक्स्ट कोर्स है, इसमें आप इस चीज़ को पढ़ेंगे। बहरहाल मैं थोड़ा सा अभी ब्रीफ कर दूंगा आपको, लेकिन इन डिटेल आप इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स है जो कि इसके बाद आप पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बाद उसमें ये चीज़ें इन डिटेल डिस्कस की जाएंगी। होते क्या हैं ये मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। और इसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि ERP में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उसके हवाले से गाइडलाइन हो सकती है, वो भी बता देंगे आपको। जी, अब बात रजा आप पूछ रहे हैं बजटिंग के चैप्टर में कुछ में लिखा है कि इंटरेस्ट इन इज़ नॉट कंपाउंडेड। अच्छा ठीक है जेंटलमैन, दो तरह का इंटरेस्ट होता है अब्बास रजा साहब। एक सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये है कि आप इंटरेस्ट जो पे करेंगे दैट विल बी पेड ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल वट एवर यू हैव टेकन एज अ लोन, आप उस लोन पे ही सिर्फ इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट कंपाउंड किया जा रहा हो तो कंपाउंडिंग पीरियड भी साथ होता है कि मंथली कंपाउंड किया जा रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड किया जा रहा है, 6 मंथली या एनुअली कंपाउंड किया जा रहा है। तो कंपाउंड करने से मुराद ये है कि जो इंटरेस्ट है वो जितने पीरियड के लिए एक्यूमुलेट हो जाएगा, अगर वो पे नहीं किया गया तो वो इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल के अंदर ऐड हो जाएगा और जो नेक्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो कंपाउंडेड अमाउंट पे होगा, जिसमें ओरिजिनल प्रिंसिपल भी शामिल है और इसके साथ साथ जो अगले पीरियड का जो एक पीरियड का इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया है बट पे नहीं किया, आप उसको भी शामिल कर लेंगे। तो जनरली चूँकि आप ये कैश बजट के हवाले से पूछ रहे हैं तो वहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट रेट है, तो इसका मतलब ये है कि जो लोन आपने पे किया था आपने सिर्फ इंटरेस्ट रेट जो बताया हुआ है उसको उसी अमाउंट पे कैलकुलेट करना है, ना कि उस अमाउंट पे आपको ऐड करना है इंटरेस्ट जो प्रीवियस पीरियड का आउटस्टैंडिंग है और उसको फिर ऐड अप करके आपने उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओरिजिनल प्रिंसिपल जो अमाउंट लोन की है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। आप अगर क्लैरिटी नहीं आई तो मैंने आपको अलाउ किया, आप क्वेश्चन बोल के भी कर सकते हैं। सर ओके हो गया। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। Neda, you wrote something? Okay. I'm sending you the number. आप मुझे
जी नहीं, तो अगर आप दोबारा क्वेश्चन लिखिएगा, अनफॉर्चुनेटली मेरे सिस्टम में एरर आ रहा है। आप जो आपने मेंशन किया है अगर उसको दोबारा टाइप कर दें तो मैं उसके रिस्पांस में आपको कुछ डिटेल्स टेक्स्ट कर देता हूँ, फिर अकॉर्डिंगली आपको जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएंगी। दोबारा लिख दीजिएगा। जी ओके, मैंने आपको इनफैक्ट भेज दिया है कॉन्टैक्ट नंबर। आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप, तो मैं आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और सेकेंडली जो सो फॉर मटीरियल शेयर हुआ है ग्रुप के अंदर, वो भी मैं आपको रीसेंड कर दूंगा। अभी कर दे तो मैं शायद अभी कर दूं। इसके अलावा इन एडिशन टू दिस जो बुक भी हम यूज़ कर रहे हैं वो मैनेजेरियल अकाउंटिंग बाय गैरिसन नॉरीन, ये ऑथर का नाम है। वो किताब भी सॉफ्ट फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप कर दी जाती है। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको उस पर ये चीज़ें शेयर कर देता हूँ। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया होगा। अगर स्टिल देयर इज एन इशू तो आप मुझे भेज सकते हैं। ओके, इफ़ देयर इज़ एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, जी तो जी नबीला, यू वांट टू आस्क समथिंग? जी Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। So in the chapter it said it is easier to control fixed costs than variable costs. Sir, kindly अगर आप इसको थोड़ा elaborate कर दें तो? ओके, इसी चैप्टर में पढ़ा है आपने? Yes sir, chapter 9 flexible budgeting के chapter में। ओके, चले मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इनफैक्ट क्यों कहा गया होगा ऐसे। प्राइमरली जो वेरिएबल कॉस्ट है, वी टॉक्ड अर्लियर कि ये वो कॉस्ट है जो प्रोडक्शन रिलेटेड है। मीन ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी, कम करेंगे तो कम। तो प्राइमरली ये तो ऑलरेडी रिलेटेड है टू द लेवल ऑफ आउटपुट और डिफाइंड है कि एक सिंगल यूनिट के लिए इतनी इनकर करना पड़ती है। बट ऑन द अदर साइड जो फिक्स कॉस्ट है जितनी भी होगी, दो उसमें फैक्टर्स हो सकते हैं। एक तो ये है कि आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पे उसको ले जाएं, बिकॉज फिक्स कॉस्ट जो इनकर हो रही है वो फॉर अ रेलेवेंट रेंज, विद इन अ रेलेवेंट रेंज वो कांस्टेंट रहती है। सो अगर आप उस रेलेवेंट रेंज या उस कैपेसिटी की अपर लिमिट को अचीव नहीं कर रहे तो टेक्निकली यू आर सब ऑप्टिमाइजिंग योर रिसोर्सेज। आप उसको जितना बेनिफिट ले सकते हैं उससे उतना बेनिफिट नहीं ले रहे। सो अगर आप उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लें प्रोडक्शन कैपेसिटी का, बेस्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें उसके नतीजे में, तो फिक्स कॉस्ट शायद ज़ीरो तो नहीं होगी, मिनिमाइज तो नहीं होगी, लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में वो पर यूनिट मिनिमाइज हो जाएगी। पर यूनिट मिनिमाइज होने से आपकी पर यूनिट कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी और अल्टीमेटली आप बेटर प्रॉफिट्स जनरेट कर सकेंगे। एक तो एस्पेक्ट इसका ये है कि पर यूनिट कॉस्ट के पर्सपेक्टिव में आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं quite easily by attaining the maximum output level what we can achieve with that plant capacity. but on the other side ये भी देखने की ज़रूरत है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि इनकर हो रही है फॉर लाइक अगर हम उसको किसी एग्जांपल से रिलेट कर लें, दैट वी आर पेइंग रेंट फॉर द प्लांट जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, जो जगह हमने रेंट पे ली हुई है उसके लिए हम रेंट पे कर रहे हैं। सो अगर हमें वो कॉस्ट सेव करनी है ड्यू टू एनी रीज़न कि मार्केट के अंदर
जो हमें कॉस्ट या प्राइस प्रेशर्स हैं उसके नतीजे में हमें अपनी कॉस्ट को कटेल करने की ज़रूरत है। क्योंकि कॉस्ट को कटेल करने की ज़रूरत है तो उस कॉस्ट को कटेल करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन ये भी है कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट अगर हम ऑलरेडी एफिशिएंसी लेवल अचीव किए बैठे हैं कि मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट है वट एवर वी कैन इनकर वो हम इनकर कर रहे हैं, तो हमें फिर फोकस करने की ज़रूरत है फिक्स कॉस्ट पे। यूजली आप देखते हैं कि जो प्रोडक्शन कंसर्न होते हैं इनके जो प्लांट्स होते हैं, एक तो वैसे ही कुछ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट की वजह से ज़रा जो कमर्शियल एक्टिविटी है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो शहर के अंदर नहीं होती, शहर से थोड़ा सा दूर होती है। तो अगर शहर से दूर चले जाएं, कैपिटल सिटीज़ में भी देखें या प्लांट ऐसी ऐसी जगहों पे लगे होंगे जहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप किए हुए। सो हम अपनी इंडस्ट्री को मूव कर सकते हैं, ऐसी जगह पे लोकेट कर सकते हैं जहाँ पे हमें रिसोर्सेज चीपर मिल सकते हों। उसमें भी ये लैंड भी है, उसमें शायद अगर आप समझने की कोशिश करें तो लेबर भी है। जैसे बहुत सारी जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अंडर डेवलप या डेवलपिंग नेशंस के अंदर आम तौर पे अपने प्रोडक्शन प्लांट अगर लगाते हैं तो उनका ऑब्जेक्टिव वो जो लेबर हमारी चीपर है, बिकॉज वहाँ पे लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो वहाँ पे पर आवर उनको मिलता है जो भी डॉलर पाउंड वटेवर, वो थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसीलिए लोग बाहर चले जाते हैं। बट जो लोग पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा रहे हैं, जो इंटरनेशनल मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और जैसे बांग्लादेश में बहुत सारी इंडस्ट्री है, इंडिया में भी है, तो इसके अंदर जो मल्टी नेशनल कंपनीज ऑपरेट करती हैं उनको जो प्राइमरीली एडवांटेज होता है कि चीपर रिसोर्सेज लाइक जिसे हम लेबर कह रहे हैं वो भी मिल सकती है। तो मेरा पर्सपेक्टिव आपको ये बताने का है कि हम अगर ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर रहे ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी को, तो हम कैपेसिटी को ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हुए हम फिक्स कॉस्ट जो है उसको पर यूनिट मिनिमाइज कर सकते हैं। तो अगर पर यूनिट उसको मिनिमाइज कर लेंगे तो अल्टीमेटली हमारे बेटर रिजल्ट्स अचीव हो सकते हैं। तो मैं इसको एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वी हैव कम टू नो कि हमारा जो बहुत सारा मार्केट है दैट इज़ बीइंग कैप्चर्ड बाय द चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ने अगर वो मार्केट कैप्चर की हुई है तो उसकी कोई ना कोई रीज़न होगी। वो रीज़न क्या है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि चाइनीज़ प्रोडक्ट अगर मार्केट कैप्चर किए हुए हैं और पाकिस्तान के अंदर उनकी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, वो मल्टीपल जो प्रोडक्ट्स उनकी बिक रही हैं, उसके बिकने की सबसे बड़ी रीज़न उनका चीप होना है। और चीप होने से मतलब कि वो लो कॉस्ट पे हमें प्रोडक्ट्स बेची जा रही हैं। अगर वो लो कॉस्ट पे हमें प्रोडक्ट्स बेची जा रही हैं तो शायद वो हमारे लिए सूदमंद है। तो वो कैसे लो कॉस्ट पे बेच सकते हैं? वो ऐसे ही बेच सकते हैं कि अगर वो जो ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको अचीव कर लें और जिसके नतीजे में उनकी पर यूनिट कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो जाएगी। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल भी कहते हैं। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल अगर वो गेन कर लें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन करने की सूरत में पर यूनिट कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, जिसके नतीजे में वो लो कॉस्ट पे भी प्रोडक्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को या और कंट्रीज़ में बेच रहे हैं, जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज होती जा रही है। तो दिस इज़ अनदर पर्सपेक्टिव। मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत समझ आया होगा। अगर स्टिल देयर इज़ अ कन्फ्यूजन तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सर आपने अभी जो एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल लेबर कॉस्ट एंड ऑल दैट, वो तो वेरिएबल कॉस्ट में आती है ना? जी, लेबर अब इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। अब इसको मज़ीद आगे चल के हम जिक्र कर सकते हैं। देखिए, ये ऑथर्स का थोड़ा सा इस पर इख्तलाफ होता है। मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थाट्स हैं उनके मुताबिक इस चीज़ पे डिबेट होना बाकी है कि वे जो लेबर है वो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है या नहीं। फॉर द टाइम बिंग जो हमने अज्यूम की हुई है वो वेरिएबल कॉस्ट ही है। बट इन सर्टन केसेस ऐसा भी होता है कि हमने वर्कर्स को अपने एम्प्लॉयमेंट में लिया हुआ है, तो ड्यू टू एनी रीज़न अगर हमारी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही और वो कस्टमर जो हमारा वर्कर है उसके एंड पे कोई फॉल्ट नहीं है, वो अपने ऑफिस में आया हुआ है, वो काम करने के लिए विलिंग है, काम करने के लिए रेडी है, बट वी आर अनएबल टू डू दैट। तो उस सूरत हाल में हम तो उसको सैलरी पूरी दे रहे हैं, जितनी उसकी सैलरी बनती है हम उसको उतने पैसे दे रहे होंगे। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर लेबर को भी कंसिडर किया जाए तो वो भी शायद फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये स्कूल ऑफ थॉट थोड़ा सा डिफरेंट है। पर्सपेक्टिव मल्टीपल हो सकते हैं कि वेरिएबल भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है।
लेकिन फॉर द टाइम बेइंग ये वेरिएबल ये जैसे हम लेके चल रहे हैं। बट मैं जो दूसरी बात असल में बता रहा था कि पर यूनिट कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए ये बात की जा रही है कि हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वे कि हम ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन अचीव कर लें, जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी अगर उसको अटेन कर लेंगे तो उस मैक्सिमम कैपेसिटी को अटेन करने की सूरत में इनफैक्ट हमारे वो जो हैं पर यूनिट कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मिनिमम हो जाएगी। तो अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट मिनिमम हो जाएगी तो हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव कर रहे होंगे। Right, sir. Thank you, sir. वेलकम। सो सम अदर क्वेश्चन, अगर कोई और सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी जस्ट अ मिनट, आई एम जी सर आप मेरा सवाल क्वेश्चन है जी जी पूछिए। सर, कंपनी कोई स्टार्टिंग से ही ऑप्टिमल लेवल पे प्रोडक्शन शुरू कर सकती है मतलब करना? जी नहीं कर सकती या करना चाहिए, ये एक लंबी डिबेट है। कर सकती है, देखिए एवरीथिंग इज पॉसिबल, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता। बिफोर ऑप्टिंग एनीथिंग, कोई भी काम करने से पहले आपको प्लान करने की ज़रूरत होती है। आप किसी ऐसे काम में बिल्कुल हाथ नहीं डालें जिसके अंदर मार्केट में अगर वो डिमांड एग्जिस्ट नहीं करती और आप पहले कस्टमर्स को कन्विंस करेंगे और कन्विंस करने के बाद वो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाने के बाद कस्टमर्स को बताएंगे कि आपके लिए बेनिफिट है, आप अगर इसको यूज़ करें तो। इंस्टेड ऑफ डूइंग सो, अप्रोप्रिएट तो ये है कि आप पहले से ही प्लान करें कि क्या बेस्ट हो सकता है हमारे लिए। वो जो बेस्ट हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली हम अपने जो चीज़ें हैं उनको एग्जीक्यूट करें। फाइन। तो मतलब अगर आप कहेंगे ये हो नहीं सकता तो हो सकता है, लेकिन हाँ प्रैक्टिकली हमें यूजुअली मिलता नहीं है, बिकॉज एट द अर्लियर डेज या इनिशियल डेज के अंदर हमें चीज़ इस तरह से नज़र नहीं आ रही होती, बिकॉज आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमल लेवल ऑफ प्रोडक्शन को अचीव करते हैं। बट अब मैं आपसे जैसे अभी वो चाइना की एग्जांपल दे रहा था, चले मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ, समझने की कोशिश करिएगा। हमारे यहाँ एक बॉल पेन आमतौर पे मिलता है ये चाइनीज़ प्रोडक्ट के तौर पे, जिसके अंदर शायद एक टॉर्च भी होती है, छोटा सा वो बल्ब सा लगा होता है, वो टॉर्च के तौर पे भी एक्ट करता है। एक बॉल पेन है जिसके अंदर टॉर्च भी है। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो वो जितने का वो टॉर्च समेत बॉल पेन वो चाइनीज़ प्रोडक्ट पाकिस्तान में बेची जा रही है, अगर हम उसको कंपेयर करें कि वैसे जो सादा बॉल पॉइंट है शायद वो भी उतने पैसों का ही मिलता है हमें। अगर वो भी उतने पैसों का ही मिलता है और वो जो अगर खाली उतनी सी जो टॉर्च वाला बल्ब सा उसके अंदर लगा हुआ है, वो खाली मुन्नी सी टॉर्च भी बाय करें तो शायद वो भी उतने पैसों की 10-15 रुपए की मिलती है। लेकिन अगर आप देखें तो उस टॉर्च के अंदर एक जो जैसे घड़ी के अंदर एक बैटरी सेल सा छोटा सा डलता है, वो उस तरह से एक बैटरी सेल भी डलता है। अगर आप वो बैटरी सेल इंडिविजुअल सा बाय करने की कोशिश करें तो कम बेश वो भी 10-15 रुपए का ही मिलेगा आपको। लेकिन एक प्रोडक्ट जिसके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी की सारी चीज़ आपको 10-15-20 रुपए में मिल रही है। तो ये आपको 10-15 रुपए में चीज़ जो मिल रही है ये रिटेलर से मिल रही है। वो रिटेलर ने वो चीज़ कहीं ना कहीं होलसेलर से बाय की होगी। अगर होलसेलर से वो चीज़ बाय की है तो डेफिनेटली होलसेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के इसको सेल किया होगा। दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो जो होलसेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचा है, तो जो आगे रिटेलर है उसने भी प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचा है। तो इसका मतलब वो जो होलसेलर है वो होलसेलर ने वो प्रोडक्ट जो है शायद बाय की हो इंपोर्टर से। पाकिस्तान में कोई इंपोर्टर है तो अगर आपने इंपोर्टर से उसने जी अगर इंपोर्टर से उसने वो बाय किया हुआ है
तो आप देखें इंपोर्टर ने भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के उसको दिया होगा। अगर इंपोर्टर ने भी कोई ना कोई प्रॉफिट मार्जिन रख के दिया हुआ है तो पीछे देखे उसने कहीं एक्सपोर्टर से वो चीज़ ली है, एक्सपोर्टर ने भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन रख के एक्सपोर्ट किया होगा। दरमियान में गवर्नमेंट भी मौजूद है, गवर्नमेंट दोनों तरफ से गवर्नमेंट्स ने अपने अपने टैक्सेस कलेक्ट किए होंगे। इस तरह वो जो एक्सपोर्टर है हो सकता है वो मैन्युफैक्चरर ना हो और उसने किसी मैन्युफैक्चरर से वो चीज़ बाय की हो, तो वो जो मैन्युफैक्चरर है शायद उसने भी प्रॉफिट मार्जिन रख के ये सारा काम किया हो। सो इन सारी चीज़ों की लाइट में देखें तो वो जो बॉल पेन हमें 10, 15, 20 रुपए का मिल रहा है, तो अगर वो सब प्रॉफिट मार्जिन रिवर्स करते जाएं, शायद उस प्रोडक्शन कंसर्न को जो कि चाइना में चीज़ वो बना रहा है उसको प्रोडक्ट -5-10 रुपए में पड़ती हो। तो -5-10 रुपए में पड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इनफैक्ट वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल गेन कर चुके हैं, वो मैक्सिमम आउटपुट करते हैं, बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनकी फिक्स कॉस्ट है जितनी भी है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड होती है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स से डिवाइड होने से पर यूनिट कॉस्ट फिक्स वाली वो मिनिमल सी हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ जो रेलेवेंट बन रही होती है वो शायद वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो इसीलिए वो बड़े मिनिमम से प्राइस पे भी हमें वो चीज़ मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। लेकिन ये सारी चीज़ तभी पॉसिबल है जब आपकी डिमांड एग्जिस्ट करती हो। तो अगर आप आज से 10-15 साल पीछे जाकर देखेंगे तो शायद इस तरह से सिचुएशन ना होती हो। जो अभी सिचुएशन अराइज हुई है या जिससे अभी सिचुएशन चल रही है, इस सिचुएशन के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड मौजूद है। मे बी एट द वेरी फर्स्ट डे जो जो कंपनीज चाइना में ऑपरेट कर रही हैं, इस तरह की चीज़ें बना रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें बना रही हैं, शायद वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लेवल पे उस तरह नहीं खड़ी हों जिस तरह आज खड़ी हैं। बट अगर हम समझें कि हमें खड़ा ही नहीं होना चाहिए, नहीं, खड़ा तो होना चाहिए और हमें बेस्ट प्लान एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए, इंस्टेड कि हम डे वन पे पहले से सोच के रखें कि हम ऑप्टिमम लेवल अचीव नहीं कर सकते, तो वही कर लें या एफर्ट करने की कोशिश करें दैट वी कैन अचीव दैट। तो फिर ऑब्वियसली हम उस तरह से प्लान बनाएंगे, लॉन्च करने से पहले बहुत सारी वर्किंग करेंगे कि जैसे ही वो प्रोडक्ट मार्केट में निकले तो ऑटोमेटिकली लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी उसके हवाले से बन जाए, चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएं, इंस्टेड के एफर्ट करनी पड़े। और ऐसे बहुत सारी प्रमोशनल कैंपेन्स आपको बहुत सारे इदारों की नज़र आती हैं कि बिफोर यू नो लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, वो जो प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जो मुख्तलिफ तरह के सर्विस करवाए जा रहे होते हैं, या तो वो ग्राउंड वर्किंग है बिफोर लॉन्चिंग दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट, ताकि बेस्ट रिजल्ट्स या बेस्ट आउटपुट प्रोड्यूस की जा सके। ये सारा काम प्लान करके किया जाएगा तो डेफिनेटली आप ऑप्टिमम लेवल आइडियली अचीव नहीं कर सकेंगे तो वेरी क्लोजेस्ट टू दैट आप वो तो एटलीस्ट अचीव कर पाएंगे। ये आई होप को बात समझ आई होगी। जी सर। ओके जी, लेट्स बिगिन विद फ्लेक्सिबल बजट अगेन। हमने कल बात की थी अगर हम परफॉर्मेंस असेस करना चाहते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ जो आउटपुट है उसका आप जो ओरिजिनल हमारा प्लान्ड या प्लानिंग बजट है उससे कंपेयर करके हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाएंगे। सो इफ़ वी नीड टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट वी नीड टू डू, हमें पता करने की ज़रूरत है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि जो हमारे वर्कर्स हैं उन्होंने कितना अच्छा या कितना बुरा परफॉर्म किया है। तो हमें एक बजट बनाने की ज़रूरत पेश आएगी बेस्ड अपॉन द प्लानिंग बजट फॉर दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्टिविटी बजट जिस पे हम एक्चुअली ऑपरेट कर रहे हैं। कल ये बात शेयर की थी हमने, और अगर हमारे पास कोई भी एक बजट मौजूद होगा जो किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी का है, तो हम उस बजट से किसी दूसरी लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट प्रिपेयर कर सकते हैं, बजट बनाया जा सकता है। आई होप आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। नज़र आ रही है जनाब स्क्रीन? जी सर। चलें, दैट्स ग्रेट जी। अगर आप इस पर गौर करें स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करता हूँ और फिर आगे लेके चलता हूँ। एक कंपनी है जी, ड्राइवर्स, अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स
driving services such as underwater ship repair, underwater ship repair, and clients in the sound area. The company's planning budget for the May appears below. ये कंपनी का बजट मौजूद है. बजटेड ड्राइविंग आवर्स बताए हुए 100 आवर्स हैं. ड्राइविंग आवर्स 100 आवर्स हैं. ये क्वांटिटी क्यू से डिनोट किया जा रहा है. और रेवेन्यू बताया हुआ है. अगर आप कलेक्ट करेंगे तो 365 क्यू यानी 365 पर ड्राइविंग आवर आपको रेवेन्यू मिलता है. जितने आवर्स हैं अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल रेवेन्यू पता चल सकता है. जी. सो एक्सपेंसेस मेंशन किए गए हैं. वेजेस एंड सैलरीज, और वेजेस एंड सैलरीज में 8000 प्लस लिखा हुआ है 125 क्यू. इसका मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा ड्राइविंग आवर्स स्पेंड करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्सपेंस बियर करना पड़ेगा. तो यानी टोटल सैलरीज के अंदर से 8000 तो फिक्स सैलरी रहेगी, जबकि 125 जो है ये पर आवर. अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे कैसे बनाए तो 100 ड्राइविंग आवर्स बताए हुए हैं, 125 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1250 बनता है, सॉरी 12,500 बनता है. और इसमें फ़िक्स सैलरीज जो हैं वो 8000 अगर ऐड कर दी जाए तो ये 20,500 बनता है. सप्लाईज बताई गई हैं प्योरली वेरिएबल 3 पर क्लाइंट हैं, पर ड्राइविंग आवर है. तो जितनी ड्राइविंग आवर्स हैं उसके हवाले से किया गया है. इक्विपमेंट रेंटल बताया हुआ है 1800 है. देन 32 इंटू क्यू लिखा हुआ है तो 32 क्यू स्टैंड्स फॉर अगेन ड्राइविंग आवर्स. तो 32 इंटू 100 करेंगे तो 3200 है. 1800 और 3200 मिल के 5000 है. इंश्योरेंस बताई गई है, ये टोटल ही बताई हुई है. इसका मतलब इसकी डिपेंडेंसी नहीं है ड्राइविंग आवर्स पे. ये फिक्स कॉस्ट है. मिसलेनियस कॉस्ट में 630 की फिक्स है और 1.80 क्यू है. ये टोटल एक्सपेंस बताया. नेट ऑपरेटिंग इनकम कैलकुलेट की गई है. ड्यूरिंग द मे company's actual level of activity, company's activity was actually 105 driving hours. Prepare a flexible budget for that level of activity. What we need to do, in fact, हमारे पास जो ऑलरेडी बजट मौजूद है, इस बजट की बुनियाद पे हमने बजट प्रिपेयर करना है फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी. जो नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो 105 आवर्स है. तो बारी बारी तमाम चीज़ें मैं उसके पैरेलल ही लिख देता हूँ आपके सामने. अगर हम यहाँ पे मेंशन करना चाहें बजटेड ड्राइविंग आवर्स, तो कितने आवर्स के लिए हम बजट बनाने जा रहे हैं जी. 105 हैं. ओके जी. और इसके बाद अगर हम रेवेन्यू मेंशन करना चाहें तो रेवेन्यू का फार्मूला तो आपको बता दिया गया. ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ऐसा काउंट नहीं होना. अगर हम रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 105 और मल्टीप्लाई करेंगे आप पर कस्टमर, सॉरी पर ड्राइविंग आवर जो आपका रेवेन्यू वो 365 है. ये हमारा टोटल रेवेन्यू बनेगा जो हमें जनरेट होगा. इसमें से हमने एक्सपेंसेस माइनस करने हैं जी. तो जो एक्सपेंसेस है वो 1 बाय 1 अब मेंशन कर लेते हैं जी. जी सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज है. जो वेजेस एंड सैलरीज बताई हुई हैं ये जिस लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए हैं, हमें इससे कन्वर्ट करना है नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए. तो इसमें 8000 जो फिक्स है, 125 क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा. तो आप अगर कैलकुलेट करना चाहें तो इनफैक्ट ये 8000 तो फिक्स ही रहेगा. इसमें प्लस करेंगे हम 105 आवर्स हैं और मल्टीप्लाई किया जाएगा इसको 125 क्वांटिटी से. अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपको जो रिज़ल्ट मिल जाएगा, अगर आप वैसे समझना चाहें तो मैं अलहदा भी कर देता हूँ कि आपका जो रिज़ल्ट है वो 8000 तो वैसे के वैसे ही हैं फिक्स. और इसके अलावा वेरिएबल अगर आप निकालना चाहें तो 105 आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 125, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपका 21,125 बनता है. ये अमाउंट आपकी वेजेस एंड सैलरीज का एक्सपेंस है. सप्लाईज जी. तो सप्लाईज की कॉस्ट अगर आप निकालना चाहें वो सारी की सारी वेरिएबल बताई गई है. तो जितने ड्राइविंग आवर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर लें. जो रेट आपको बताया हुआ 3
315 बनती है। सप्लाईज के बाद इक्विपमेंट रेंटल है, अगेन उसमें एक पार्ट फिक्स्ड है और एक पार्ट वेरिएबल है। इक्विपमेंट रेंटल जो फिक्स वाला पार्ट है वो 1800 है, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, और जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो आपका जी 105 मल्टीप्लाइड बाय 105 डाइविंग आवर्स है और मल्टीप्लाई किया जाएगा 32 के साथ। जी तो ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट बनती है। अगर इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ये 5160 आपकी अमाउंट बनती है इक्विपमेंट रेंटल की। इंश्योरेंस कॉस्ट डाइविंग आवर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो फिक्स्ड है, तो वो फिक्स्ड ही रहेगी इस लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए भी। और मिसलेनियस कॉस्ट जो है जी, अगर मिसलेनियस एक्सपेंसेस आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर भी एक पार्ट हमारा फिक्स्ड है जो कि 630 है, और इसमें ऐड करेंगे आप वेरिएबल वाला पार्ट, और वेरिएबल पार्ट क्या है 105 मल्टीप्लाइड बाय 1.80। तो अगर इन दोनों को ऐड अप करते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो 819 की है। सो दिस इज़ अगर आप यहाँ पे सब टोटल कर लेते हैं कि टोटल कॉस्ट हो आपकी वो ये है, टोटल एक्सपेंसेस। और अगर आप ऑपरेटिंग इनकम निकालना चाहें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो वो आपका 38,000 का रेवेन्यू है और माइनस कर दिया जाएगा इसमें से 30,819। तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला है इस फ्लेक्सिबल बजट पे वो 7,506 रुपीज़ है, 7,506 है जी। जी मिसलेनियस एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन कर दे जेंटलमैन। क्या एक्सप्लेन करना है, कैसे कैलकुलेट हुए हैं, मैं दोबारा कर देता हूँ जेंटलमैन। 630 और 1.8 क्यों लिखा हुआ है, तो 630 तो ये है, ये 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 105 आवर्स को मल्टीप्लाई किया तो 189 बनता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 819 की अमाउंट बनती है जी। समझ आ गई है तो बता दें। जी सदाम साहब, नबीला आप दोनों, अच्छा चले नबीला पहले आप पूछ लें फिर सदाम आप पूछ लीजिएगा। Sir, the जो 105 diving hours हैं, isn't that actual hours? Budgeted तो 100 hours थे ना? यस ऐसा ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ था, during May the company's activity was actually 105 diving hours. Right, sir. So these were the actual hours. जी सदाम साहब आप पूछ लें जो पूछना चाह रहे थे। सर ये फ्लेक्सिबल बजट्स जो हैं ये ऑलवेज डिपेंड करेंगे एक्चुअल बजट्स पे या एक्चुअल बजट पे इंडिपेंडेंट? नहीं जेंटलमैन, एक्चुअल बजट पे नहीं, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। अब मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें, मैंने कल भी आपके सामने एलैबोरेट किया। फ़र्ज़ कर लें कि हमने एक्चुअली 105 घंटे काम किया है, ठीक है। अगर हमने 105 घंटे काम किया है तो हमारी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए जो यार्ड स्टिक भी होनी चाहिए वो भी 105 घंटे की होनी चाहिए। अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को 100 की यार्ड स्टिक से कंपेयर करेंगे तो एक तो स्ट्रेट अवे डिफरेंस आ गया कि वो मेरी एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी की वजह से बजटेड इनकम वेरी नहीं कर रही, वो इस वजह से वेरी कर रही है कि लेवल ऑफ एक्टिविटी ही कुछ और रहा। हमने 100 आवर्स पे जितनी इनकम जनरेट करनी चाहिए थी हमारा प्लान, क्या हम समझते हैं कि 105 आवर्स पे भी हमारी उतनी ही इनकम जनरेट होनी चाहिए या डिफरेंट होनी चाहिए? ऑब्वियसली जैसे जैसे लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज होता जाएगा तो हमारा जो टारगेट प्रॉफिट है, जो बजटेड प्रॉफिट है, वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। सो इसका मतलब अगर मैंने एक्चुअली 105 डाइविंग आवर्स ऑपरेट किया है तो मेरा 105 के लिए ये रेवेन्यू होना चाहिए था, इतना मुझे जनरेट करके देना चाहिए था। मैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को अगर गेज करूंगा तो इसके साथ गेज करूंगा। फर्ज कर ले मैंने 36,000 की मैंने जो रेवेन्यू जनरेट करके दिया है वो 37,000 है। कितने का जनरेट करके दिया जनाब? 37,000। अगर 37,000 का रेवेन्यू और मैं 100 के प्लानिंग बजट से इसको कंपेयर कर रहा हूँ
तो मैं अपने उन वर्कर्स को अप्रिशिएट कर रहा हूँ जो मेरी सेल टीम है कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया, आपको 36,500 का रेवेन्यू जनरेट करके देना चाहिए था ओरिजिनली, लेकिन आपने तो 37,000 का रेवेन्यू जनरेट कर दिया, यू आर अप्रिशिएबल। तो ये बात गलत है, बिकॉज आप उसको ऐसी चीज़ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं जिस पे उसकी अप्रिसिएशन नहीं बनती बल्कि पनिशमेंट बनती है। अगर 105 आवर्स उसको काम करना है तो हमें उसके बदले में रेवेन्यू कितना मिलना चाहिए? 37,000 नहीं, 36,500 नहीं, बल्कि हमें रेवेन्यू मिलना चाहिए 38,325। तो जो हम बेस बना रहे हैं उस बात को समझें, हम कोई नया बजट नहीं दुनिया में ईजाद करें। बजट हमेशा एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड बनता है, प्रायर टू द पीरियड बनता है। ये जो एंड पे बनाई जाती हैं ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होती हैं। ये हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड मेकिंग अनदर बजट। बजट तो ऑलरेडी बना हुआ है। हम अगर परफॉर्मेंस असेस करना चाहते हैं, परफॉर्मेंस मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए इनफैक्ट व्हाट वी नीड, हमें यार्ड स्टिक भी वही अप्लाई करनी चाहिए जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस लेवल है। अदरवाइज बहुत सारी इनएफिशिएंसीज तो वैसे ही छुप जाएंगी इस चीज़ के पीछे कि हमने क्यों कॉस्ट ज़्यादा लगाई। जैसे देखिए 20,500 की कॉस्ट है वेजेस एंड सैलरीज की, और एक्चुअली हमने 21,125 की, अगर फर्ज कर लें, मैं चलें यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, हमने 22,000 की कॉस्ट लगा दी है। तो अगर 22,000 की कॉस्ट लगी होगी, वील आस्क द HR मैनेजर जो सुपरवाइज कर रहा है, जो सारा काम सैलरीज का तय करता है, उसे कहें जनाब 22,000 की कॉस्ट लगाई, आप इनएफिशिएंट हैं। वो हमारे सामने आर्ग्यूमेंट रख देता है, सिंस जो कॉस्ट लगनी चाहिए थी 20,500, वो तो सिर्फ 100 आवर्स के लिए लगनी चाहिए थी। ऑब्वियसली जब आवर्स ज़्यादा इस्तेमाल किए हमने, ज़्यादा देर काम किया है, तो लेबर के चार्जेस भी बढ़ गए हैं। तो लेबर के चार्जेस बढ़ जाने का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वाकई वो 22,000 के लेवल को टच कर जाएंगे। यही तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है कि अगर 22,000 लगे हैं तो किस लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए लगे हैं, और उसी लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए हमारी यार्ड स्टेक, हमारा बेंचमार्क क्या होना चाहिए, वो हम डेवलप कर रहे हैं। इसको हम फ्लेक्सिबल बजट का नाम दे रहे हैं। आई होप भाई साहब समझ आई होगी बात। जी सर। जी किसी और साहब ने भी हैंड रेस किया है। जी साबिर, मेरे ख्याल में, जी साबिर या सबूर, पता नहीं क्या नाम है, सबूर, आई थिंक सबूर। यू हैव रेज हैंड, आप पूछ सकते हैं जेंटलमैन, क्या पूछना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में ऐसे ही हैंड रेज किया है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव समझने की कोशिश करें। ऑब्जेक्टिव प्राइमरीली क्या है उसके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं। जी मानूर, आप सवाल पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हमने जो फ्लेक्सिबल बजट यानी तैयार करना है, जो भी आप पहले बता रहे थे कि हम लोग एक्चुअल बजट को देख के फिर हम तैयार करेंगे, एक्चुअल मतलब बजट को नहीं, एक्चुअल बजट को नहीं, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी कह रहा यस हूँ। सर, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, सॉरी सर, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी को देख के हम फिर तैयार करेंगे। जी बिल्कुल। ठीक है सर, सही है। ओके सर। अब क्यों करेंगे इसकी वजह मैंने बता दी कि अगर हम 100 के बेंचमार्क को कंपेयर करना चाहें तो 100 लेवल ऑफ एक्टिविटी को तो ही कंपेयर किया जा सकता है। आप एप्पल को एप्पल से कंपेयर कर सकते हैं, ऑरेंज को ऑरेंज से कंपेयर कर सकते हैं। यू कांट डू दैट कि जो 100 का यार्ड स्टिक है उसके अगेंस्ट आप 90 की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर लें, या आपका 105 का यार्ड स्टिक है तो उसके अगेंस्ट 100 की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर लें। व्हाट यू नीड टू डू, आपको एवेल्यूएट करने की ज़रूरत है उसी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, तब ही आप चीज़ को बेहतर अंदाज में एवेल्यूएट कर सकेंगे। सही है सर। ओके, लेट मी शेयर समथिंग एल्स। एक और चीज़ जो कल मैंने बताई थी कि हमारा ऑब्जेक्टिव इसकी बुनियाद पे वेरिएंस आइडेंटिफाई करना है। किस तरह से वेरिएंस आइडेंटिफाई करने हैं वो मैं आपसे एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं।
ओके जी, देखिए दिस इज अनदर क्वेश्चन जिसको मैं डिस्कस करता हूँ आपसे। कंपनी is a Canadian company that owns and operates large automatic car wash facility near Montreal. The following table provides the data concerning the company's costs. Fixed cost per month बताई हुई और वेरिएबल कॉस्ट पर कार वॉश, चूंकि लिखे हुए वॉशिंग सर्विस है तो ऑब्वियसली जो पर कार वॉश कॉस्ट होगी वो वेरिएबल कॉस्ट होगी, और अदरवाइज फिक्स कॉस्ट पर मंथ बताई हुई फिक्स कॉस्ट है। क्लीनिंग सप्लाईज बताइए, क्लीनिंग सप्लाईज प्योर वेरिएबल कॉस्ट है बिकॉज कॉस्ट पर मंथ में कुछ नहीं लिखा हुआ। वैसे भी ज़रा प्रैक्टिकली समझें तो जितनी सप्लाईज हैं, क्लीनिंग सप्लाईज जितनी भी इस्तेमाल होती हैं वो ज़्यादा कार वॉश करेंगे तो ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। इलेक्ट्रिसिटी एक फिक्स्ड है, कम से कम इतनी तो फिक्स पे करना पड़ेगी। एडिशनली 0.015 पर कार वॉश आपकी एक्सपेंस होगा। मेंटेनेंस की कॉस्ट है, प्योरली वेरिएबल बताई हुई है। वेजेस एंड सैलरीज बताया हुआ है 5,000 और 0.30 इसमें से वेरिएबल कंपोनेंट है। डेप्रीसिएशन इज प्योर फिक्स कॉस्ट, रेंट प्योर फिक्स कॉस्ट है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज प्योर वेरिएबल, इसका एक कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल ये नीचे हाईलाइट भी कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट इज 1200, ये जो बताया हुआ है पर मंथ प्लस 0.15 per car wash. The company expects that to wash 9,000 cars in August and to collect an average of 4.90 per car washed. आपको कंपनी का प्लानिंग बजट बनाना है। ये वो बजट है जो हम बिगिनिंग पे बना रहे हैं। ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि हम ये करेंगे और ये हमारी कॉस्ट इनकर होगी। अगर हम प्रिपेयर करना चाहें तो मैं लेवल ऑफ एक्टिविटी पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, 9,000 कार वॉश्ड हैं। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ, बजटेड करके कर लें। एक्सपेक्टेड कार्स टू बी वॉश्ड। जी चलिए इसके बाद मेंशन करते हैं सबसे पहले रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना मिलेगा हमें, 9,000 कार्स वॉश करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 4.90 पर कार वॉश आपको मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर ले तो 44,100। माइनस करने आपने इसमें से एक्सपेंसेस, ये हेडिंग मेंशन कर लेते हैं हमारे एक्सपेंसेस का और फिर इसमें से माइनस कर लेंगे। एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्लीनिंग सप्लाईज हैं, मैं पहले टाइटल्स लिख देता हूँ फिर उसके बाद कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है, मेंटेनेंस, wages and salaries, depreciation, rent, administrative expenses। अब क्लीनिंग सप्लाईज की बात कर लें तो ये प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। 9,000 कार वॉश करेंगे तो 0.80 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी कॉस्ट इनकर होगी। इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो है वो 1200 फिक्स्ड है और 0.15 वेरिएबल है। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 1200 तो होगा ही होगा, प्लस करें इसके अंदर आप 0.15, पहले 9,000 लिखें, 9,000 कार वॉश हैं और मल्टीप्लाई करेंगे 0.15, मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वेरिएबल कॉस्ट है उसको 1200 में ऐड कर दें तो 2550 टोटल आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगी। मेंटेनेंस कॉस्ट इज प्योर वेरिएबल कॉस्ट, 9,000 कार वॉश करेंगे मल्टीप्लाई कर लें इसको 0.20 से। वेजेस एंड सैलरीज अगेन फिक्स कॉस्ट है 5,000 और इसमें ऐड करेंगे आप 9,000
मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 7700 डेप्रीसिएशन जी हमारी प्योर फिक्स कॉस्ट है वो एज इट इज मेंशन होगी 6000 की। रेंट हमारी प्योर फिक्स कॉस्ट है 8000 वो मेंशन होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4000 तो फिक्स्ड हैं, तो 4000 प्लस हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 9000 मल्टीप्लाइड बाय 0.10 मल्टीप्लाई कर लें तो 4900। सो अगर हम टोटल कॉस्ट निकालना चाहें, टोटल एक्सपेंसेस, अब सम कर लें एक्सपेंसेस का, यू विल गेट द टोटल एक्सपेंसेस अमाउंट। अगर ये टोटल एक्सपेंसेस की अमाउंट आपको मिल गई है तो यू कैन कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका होगा वो जो टोटल आपका रेवेन्यू है 44,100, इसमें से माइनस कर लें आप 38,150, तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा जो आप जनरेट करेंगे। ये आपने एक ओरिजिनल बजट बनाया। मैं अब इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आपके सामने रख रहा हूँ। जी, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। ये अब उसी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, एक्सरसाइज नेक्स्ट वन है, ये 8 नंबर थी, ये 9 नंबर है। Refer to the data for the leverage rapid in exercise 10-8. Company actually washed 8,800 cars in August. Prepare company's flexible budget। अब washed लिखा हुआ है, expected to be washed नहीं है, ये wash लिखा हुआ है, past tense है, हो चुकी हैं अगस्त के महीने में। तो you are asked to prepare another budget for now how much car washed 8,800। अगर आप 8,800 के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसकी मदद से अब 88, यानी हम अगर यार्ड स्टिक बनाएंगे तो 9,000 कार वॉश होने का कितना रेवेन्यू है, उसको एक्चुअली कितना रेवेन्यू कमाया गया 8,800 का, उससे कंपेयर करेंगे तो एक सिंपल सा आर्गूमेंट टू हुम वी आर गोइंग टू आस्क कि आपने रेवेन्यू कम कमाया, तो सिंपल आर्गूमेंट उसके पास मौजूद है क्योंकि कार ही कम वॉश हुई हैं। सिंस कार कम वॉश हुई है तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू भी कम है। तो हमने इस आर्ग्यूमेंट को अगर नलिफाई करना है तो हमें पता होना चाहिए कि अगर 8,800 कार वॉश की जाएं तो कितना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए। हम ये वो पता कर रहे हैं इतने लेवल के लिए कितनी रेवेन्यू कितनी कॉस्ट होनी चाहिए, और एक्चुअली जितनी कॉस्ट रेवेन्यू लगाई गई और कॉस्ट लगाई गई रेवेन्यू जनरेट किया गया उससे इसको कंपेयर करके हम स्पेंडिंग या रेवेन्यू वेरिएंस निकालेंगे और जो लोग इसके जिम्मेदार होंगे उनको इसके बदले में शो कॉज देंगे। आप जस्टिफाई करें क्यों ऐसा किया गया। अभी हम नया बजट बना रहे हैं बेस्ड अपॉन दिस बजट, जो ओरिजिनल बजट है इसी की बुनियाद पे, अगर हमें पता हो तो हम इसी की बुनियाद पे बना सकते हैं। अभी हमारे पास जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन भी मौजूद है तो 4.90 इज द सेल प्राइस, ये हमारी कॉस्ट बनती, ये बनती है हमारी रेवेन्यू जी। इसमें से माइनस करना है आपने जी एक्सपेंसेस को उसी तरीके से। एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्लीनिंग सप्लाईज हैं और सारी प्योर वेरिएबल कॉस्ट है। क्लीनिंग सप्लाईज जो इनकर होनी चाहिए 8,800 कार वॉश के लिए वो 0.80 से मल्टीप्लाई कर लें। इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो 1200 तो फिक्स्ड है, तो अगेन 1200 प्लस करेंगे इसमें जो वेरिएबल कंपोनेंट है। अब 8,800 कार वॉश हुई हैं, 8,800 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, ये हमारी 2520 की कॉस्ट लगनी चाहिए। मेंटेनेंस कॉस्ट इज प्योर वेरिएबल कॉस्ट, 8,800 मल्टीप्लाइड बाय 0.20। वेजेस एंड सैलरीज में एक कंपोनेंट फिक्स्ड है 5,000 का, प्लस करेंगे इस 5,000 के अंदर 0.30 8,800 मल्टीप्लाइड बाय 0.30, तो 7,640 कॉस्ट लगनी चाहिए। डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट है, कार ज़्यादा वॉश करें कम करें। 8,000 का रेंट है वो भी फिक्स्ड है, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं उसमें 4,000 आपका फिक्स कंपोनेंट है, और वेरिएबल कंपोनेंट जो है 8,800 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये टोटल कॉस्ट बनेगी। अगर यहाँ पे सम कर लें तो ये टोटल एक्सपेंसेस, और अगर प्रॉफिट निकालें तो 4,300 में से 37 की कॉस्ट माइनस कर दें तो ये हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हम 8,800 की कार वॉश करें
तो हमारा ये प्रॉफिट होना चाहिए। अभी हम इसके बाद इससे अगले स्टेप की तरफ जाते हैं। मैं क्वेश्चन का अगला पार्ट आपसे शेयर करता हूँ। जी, सो ये उससे नेक्स्ट पार्ट है। अगेन 9 के बाद ये 10 नंबर एक्सरसाइज है। रेफर टू द डेटा फॉर द कंपनी 10-8 एक्चुअल ऑपरेटिंग रिजल्ट्स फॉर द अगस्त आर अपीयर्स बिलो ऑन द फॉलोइंग पेज। ये नेक्स्ट पेज से मैंने इन्फॉर्मेशन उठाई है। एक्चुअल कार वॉश 8800 है और ये अब तमाम एक्चुअल एक्सपेंसेस और रेवेन्यू बताया हुआ। प्रिपेयर अ रिपोर्ट शोइंग द कंपनीज एक्टिविटी वेरिएंसेस फॉर अगस्त। हम एक्टिविटी नहीं, अभी हम स्पेंडिंग और रेवेन्यू वेरिएंसेस निकालेंगे। एक्टिविटी वेरिएंस मैं आपको बाद में कैलकुलेट करके देता हूँ। पहले हम ज़रा वो वेरिएंसेस निकाल लें जिनकी बुनियाद पे हम असल में परफॉर्मेंस असेस कर रहे हैं। तो ये अब इंफॉर्मेशन जो हम लिखने जा रहे हैं ये एक्चुअल है। एक्चुअल जो हमारी इंफॉर्मेशन है रेवेन्यू की वो सारी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। 43,080 आई थिंक, जी ऐसा ही है जी। तो हमारा जो रेवेन्यू है वो 43,080 का रेवेन्यू जनरेट किया हमने। इसके बाद जो एक्चुअल कॉस्ट में सप्लाईज लगी हैं वो 7560 की हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट लगी है वो 2670 की है। मेंटेनेंस कॉस्ट 2260 है और वेजेस एंड सैलरीज की कॉस्ट 8500 है। डेप्रीसिएशन इज 6000, रेंट इज 8000 और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4950। टोटल कॉस्ट जो है 39,940 है और जो हमारा प्रॉफिट है वो 3140 है। ये सारा प्रैक्टिकल एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो हमारे पास अवेलेबल है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें यहाँ पे रेवेन्यू एंड स्पेंडिंग वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं कि हमारा रेवेन्यू कम होगा या ज़्यादा। वेरिएंस से मुराद डिफरेंस है और स्पेंडिंग वेरिएंस से मुराद स्पेंडिंग ज़्यादा होगी या कम होगी। अब आप देखें तो ये एक्चुअल जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है ये भी हमें बता दिया गया कि 8800 मैं दोबारा दिखा रहा हूँ और ये एक्चुअल कार्स वॉश 8800। अब 8800 कार अगर वॉश की जाएं तो रेवेन्यू होना कितना चाहिए और हमने अर्न कितना किया, ये हमें गाइड करेगा कि हम किसी बंदे को अप्रिशिएट करें, पनिश करें। अगर पनिश करना है तो कितना करें। तो हमारा रेवेन्यू 8800 के लिए होना कितना चाहिए 43,000 और एक्चुअली हम कितना कमा रहे हैं 43,080। डिफरेंस निकालेंगे ये वाली कॉस्ट, सॉरी ये रेवेन्यू और ये रेवेन्यू। अब हमने रेवेन्यू ज़्यादा कमाया है या कम कमाया है। अगर हमने कम रेवेन्यू अर्न किया है तो ये हमारे लिए एडवर्स सिचुएशन है, अनफेवरेबल भी कह सकते हैं। ये अगर बात समझ पा रहे हैं आप तो। इसी तरह से रेवेन्यू हमें कमाना चाहिए था 43,120 और हमने कमाया कितना है जी इंस्टेंट किया, ऐसे किया जाए, क्लोज कर दिए। ये हमें रेवेन्यू कितना अर्न करना चाहिए था 43,120 और हमने अर्न ये किया। ये प्लान था हमारा। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो अच्छे खासे जूते बनते हैं, बट ही द पर्सन टू हुम वी आर गोइंग टू पेनलाइज उसके पास इस चीज़ का स्टांस मौजूद है। सिंस एक्चुअल एक्टिविटी लेवल 9000 नहीं है तो आप मुझे 9000 की गेज पे एवेल्यूएट नहीं कर सकते। मुझे एवेल्यूएट भी करना है तो उसी गेज पे एवेल्यूएट करें जो कि एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी है। सो इसी तरह से कॉस्ट लगनी चाहिए 7040
7040 की बजाय जो कॉस्ट लगाई गई है वो 7560 की लगाई गई है, तो 520 का हमारे पास अनफेवरेबल वेरिएंस होगा। अगेन ये अनफेवरेबल क्यों है? चूँकि हमने कॉस्ट ज़्यादा लगाई है। रेवेन्यू कम होगा तो अनफेवरेबल है, कॉस्ट ज़्यादा होगी तो अनफेवरेबल है। 2520 की बजाय हमने 2670 की कॉस्ट लगाई है। हालांकि कार्स कम वॉश की हैं तो कॉस्ट तो उसूली तौर पे कम लगनी चाहिए, लेकिन वो कम लगने की बजाय उल्टा ज़्यादा लगा रहे हैं। फिर 1760 कॉस्ट लगनी चाहिए, कॉस्ट 2260 लगाई जा रही है। अगेन नेगेटिव अनफेवरेबल सिचुएशन है। कॉस्ट लगनी चाहिए 7640 की और एक्चुअल कॉस्ट लगाई जा रही है 8500 की। अनफेवरेबल सिचुएशन है ये भी। 6000 की कॉस्ट लगनी चाहिए, अगर आप ज़ीरो माइनस करेंगे तो ज़ीरो निकलेगा। मैं वैसे माइनस भी कर देता हूँ। ज़ीरो ना फेवरेबल ना अनफेवरेबल, कोई वेरिएंस ही अराइज नहीं हुआ, तो ये माइनस करें। इसी तरह से कॉस्ट लगनी चाहिए 4880 की और कॉस्ट लगाई गई है 4950 की। अनफेवरेबल सिचुएशन है। और इस तरह से अगर टोटल कॉस्ट को भी देखें तो हमें नज़र आ जाएगा ये सारे एक्सपेंसेस और कॉस्ट के वेरिएंसेस हैं। और अगर हम वैसे चेक करना चाहें तो टोटल कॉस्ट ये लगनी चाहिए, एक्चुअली टोटल कॉस्ट ये लगी है। अनफेवरेबल रिज़ल्ट है हमारा, हमने टोटल कॉस्ट जो लगानी चाहिए थी उसके मुकाबले में ज़्यादा लगाई है, क्योंकि वो टोटल तो उसी से बना है ना। अगर आप इन तमाम को सम भी कर लेंगे इन चारों सारी चीज़ों को, तो ये भी 2100 ही बनेगा, 2100 ही बनेगा। और जो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए वो 5280 है, तो 3140 प्रॉफिट हो रहा है। अनफेवरेबल सिचुएशन है, कोई भी चीज़ अभी फ़िलहाल फेवरेबल नहीं निकली, सारी अनफेवरेबल है। सो अगर हमारा प्रॉफिट 2160 रुपये का है तो कोई ना कोई तो इसका 2140 रुपये का वेरिएंस आ रहा है। 3140 प्रॉफिट हो रहा है, 5280 होना चाहिए, तो देयर इज़ समवन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो जो जितनी चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है आप उसको उतनी चीज़ के लिए पिनलाइज करेंगे। रेवेन्यू वालों ने कुछ थोड़ा सा नुकसान किया आपकी नज़र में, अगर उन्होंने कम चीज़ें बेची हैं या कम कार वॉश की हैं तो भी रेवेन्यू में इतना मेजर नुकसान नहीं हुआ। जबकि कम कार वॉश होने के बाद आपकी वेरिएबल कॉस्ट तो कम होनी चाहिए थी, वो वेरिएबल कॉस्ट भी ज़्यादा इनकर हो रही है, कुछ फिक्स कॉस्ट में तो चेंज नहीं आ रहा। तो जितनी कॉस्ट ज़्यादा इनकर हो रही है, जो जो इस कॉस्ट को इनकर करने का रिस्पॉन्सिबल होगा, वी नीड टू पॉइंट आउट दैम कि जनाब आपकी वजह से इदारे को नुकसान पहुंच रहा है। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इदारे के रिजल्ट्स बेहतर हो सकते हैं। ये हमने कंपेयर किया है रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंसेस के लिए इन दो कॉलम्स को। ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट है, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, ये फ्लेक्सिबल बजट है। ये आपने कैलकुलेट किया है 8800 कार वॉश के लिए, और ये एक्चुअल रिजल्ट्स हैं हमारे, और ये भी 8800 कार वॉश के लिए हैं। इनकी बुनियाद पे आपने ये कैलकुलेट किया है ये स्पेंडिंग और रेवेन्यू वेरिएंसेस का कॉलम। तो ये सिचुएशन नज़र आती है। यहाँ पे चूँकि एक्टिविटी वेरिएंस भी मांगे गए हैं तो मैं वो यहाँ से यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। तो अगर आप एक्टिविटी वेरिएंस निकालना चाहते हैं तो आपको कंपेयर करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट इन दो कॉलम्स को, जो कि बजट ओरिजिनल जिसे आप प्लानिंग बजट कह रहे हैं, तो प्लानिंग बजट और जो आपका फ्लेक्सिबल बजट है, इनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो यू कैन कम अप विद योर एक्टिविटी वेरिएंसेस। वो एक्टिविटी वेरिएंसेस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं फेवरेबल या अनफेवरेबल की सिचुएशन में। प्लान 44,100 का था और जो रिवाइज प्लान है, यानी जो हमने एक्चुअली अचीव किया होगा, वो 980। अब ये माइनस करना है आपने, तो ये 44,100 के बजाय 43,120 का रेवेन्यू हो रहा है। तो रेवेन्यू कम है जिसका मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन है। इसको जी इसी तरीके से ये प्लानिंग वेरिएंस है, इसको हम प्लानिंग का वेरिएंस या एक्टिविटी लेवल का वेरिएंस कह रहे हैं कि अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी हम वो अचीव कर लें तो बेहतर रिजल्ट्स हो सकते हैं। ये इसी तरह से 160 7200 की बजाय 710
तो ये आपकी कॉस्ट जो है कम नज़र आ रही है, तो ये फेवरेबल सिचुएशन है कि आपने कम लेवल ऑफ एक्टिविटी पे ऑपरेट करेंगे तो आपको फेवरेबल सर्कमस्टांसेस नज़र आएंगे। अगर इसी तरह से 2550 और इसको माइनस करेंगे तो फेवरेबल सिचुएशन बनती है। इनसे आप परफॉर्मेंस को नहीं बेहतर बना सकते, ये सिर्फ अपनी प्लानिंग को चेक करने के लिए कि हमारी प्लानिंग में अगर कोई फॉल्ट है तो हम उसको एवेल्यूएट कर सकें। अगेन ये भी फेवरेबल, ये सारी सिचुएशन जो है ये फेवरेबल इसी तरह से चलती जाएगी। मैं ड्रैग भी कर दूँ तो वही फार्मूलाज हैं हमारे पास जी। अड़तीस हज़ार की बजाय 37,000 की कॉस्ट अगर होगी तो फेवरेबल सिचुएशन होगी जी। और इसी तरह से अगर इन सब का टोटल करते हैं तो ये 310 ही बनेगा। और अगर यहाँ पे देखें तो 5950 और 5280 में माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 670 का। ये अनफेवरेबल सिचुएशन है आपके लिए। तो ये जो अनफेवरेबल सिचुएशन अराइज हो रही है प्राइमरली इसकी वजह से अराइज हो रही है कि 980 का अनफेवरेबल एक्टिविटी रेवेन्यू का वेरिएंस है। एक्सपेंसेस अगर सारे फेवरेबल है 310, नया 980 में से 310 अगर माइनस कर दें तो नेट रिजल्ट आपका 670 का अनफेवरेबल नज़र आ रहा है। तो आपने प्लानिंग वेरी बजट को और फ्लेक्सिबल बजट को कंपेयर किया तो यू कैन कम अप विद द एक्टिविटी वेरिएंस, लेकिन ये परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कोई टूल नहीं है। ये सिर्फ हमें ये बता सकता है कि अगर हम एक्टिविटी से कम पे परफॉर्म करेंगे तो व्हाट विल बी द सिचुएशन विद अस। लेकिन जो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बात करेंगे तो व्हाट वी नीड टू डू कि हमें जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर करना पड़ेगा उस फ्लेक्सिबल बजट के साथ जो उसी लेवल ऑफ एक्टिविटी पे है। इन दोनों को कंपेयर करके आपने ये एंड वाला रिजल्ट निकाला है। ये इन दोनों को माइनस करने के बाद ये रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंसेस हैं जो हमें बता रहे हैं कि रेवेन्यू हमने कम अर्न किया या ज़्यादा अर्न किया, एक्सपेंसेस हमने कम लगाए या ज़्यादा लगाए। अगर ये हमें अमाउंट्स पता चलती हैं, इनकी पोजीशन पता चलती है फेवरेबल है या अनफेवरेबल, तो हम टास्क कर सकते हैं रेलेवेंट पर्सनल्स को ड्यू टू होम हमें ये वेरिएंसेस फेस करना पड़े हैं और अल्टीमेटली दे विल बी गिविंग अस रिस्पॉन्सेज रिप्लाईज कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट। वो जो इनके पीछे रीजंस हैं हम उन रीजंस को समझना चाहते हैं और अल्टीमेटली उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। गुफरान सर आपने सवाल पूछा है अगर फ्लेक्सिबल बजट में जो वेरिएबल रेट रखे हैं अगर वो लो रख ली तो रिजल्ट अकॉर्डिंग टू प्लान। जेंटलमैन आप ज़रा सवाल बोल के कर लें, ये बड़ा मुश्किल सा काम है। एक तो आप उर्दू में लिख रहे हैं, रोमन पढ़ना वैसे ही मुश्किल काम होता है। आप ज़रा हैंड रेज करें, मैं आपको अलाउ करता हूँ। जी गुफरान साहब मैंने आपको अलाउ किया, पूछें आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो जी जेंटलमैन पूछें। सर, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि कंपनी ने कोई जो रेट रखे हैं स्टैंडर्ड हमने जो बनाया है कंपनी ने, जी अगर वो गलती से कम रख लिए तो अच्छा उस सूरत में कैसे चेक करें कि उन्होंने सही रखे हैं या कि गलत रखे हैं? अच्छा ठीक है आपका अच्छा सवाल है। अब इस बात को समझें। देखें इनफैक्ट बिगिन विद जो पॉइंट होता है ना कि कौन गलती किसकी है, वो तब ही हमें पता चलेगी जब हम किसी को चार्ज शीट थमाएंगे। जैसे अभी आपने कहा कि वेरिएबल, ये जो वेरिएबल रेट यहाँ पे सप्लाईज का लिखा हुआ था जिसकी बुनियाद पे हमने ये सप्लाईज कैलकुलेट की हैं 7200, ये 0.8 रेट था। एक्चुअल कॉस्ट जो हमारी लगी हुई है वो 520 एक्स्ट्रा लगी हुई है, अनफेवरेबल वेरिएंस है। अगर जो सप्लाईज यूज़ कर रहा है बंदा, हम उसको कहें भाई आपने ये सप्लाईज एक्सेसिव यूज़ कर ली हैं, वो एक्सेसिव यूज़ नहीं कर रहा, वो उतनी क्वांटिटी में ही सप्लाईज यूज़ कर रहा है, बट जो परचेज करके लाने वाला है सप्लाई, वो सप्लाईज को महंगा ख़रीद के ला रहा है। इफ़ विल आस्क द पर्सन जो यूज़ कर रहा है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे शिफ्ट कर देगा, जी मैंने तो उतनी चीज़ें इस्तेमाल की हैं जितनी होनी चाहिए। ये जो बंदा ज़िम्मेदार है इसका, ये शायद ख़रीद के लाने वाला वो महंगी सप्लाईज ख़रीद के लाया, तो वी गो टू द परचेज़र, उससे पूछते हैं जनाब आप बताएं आप क्यों महंगी सप्लाईज लेके आएँ। तो वो हमें आगे से जवाब देने को ये दे सकता है जनाब जो आप बात फरमा रहे हैं कि 0.80 में सप्लाईज ख़रीद के लाएँ, ये 0.80 में सप्लाईज नहीं मिलती। आपका रेट का जो टारगेट है, बेंचमार्क है, वही गलत है, आप इस रेट को रिवाइज करें। सो अगर हम इस चीज़ को इवेल्युएट ही नहीं करेंगे तो हम कभी भी अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए कुछ भी प्लान नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ये जो एक लेम सा आर्ग्यूमेंट होगा इसके पीछे हर कोई छुपता रहेगा।
वो जो यूज़ करने वाला है वो कह रहा है मेरा कसूर नहीं है बल्कि परचेज़ करने वाला का, परचेज़ करने वाला कह रहा है मेरा कसूर नहीं है बल्कि कसूर आपका ही है। रीज़न कि आपने रेट ही सही सेट नहीं किया, वो मार्केट में तो चीज़ इतने की नहीं बल्कि इससे महंगी मिलती है। तो इसका मतलब फिर हमें मार्केट जाके चेक करने की ज़रूरत है क्या जो परचेज़र बता रहा है क्या वाकई वो ऐसी बात है। अगर तो वाकई ऐसी बात है, इसका मतलब वो परचेज़र रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो यूज़ करने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबल अब खुद हैं। हमें फ्यूचर के लिए करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमें रेट का टारगेट वो सेट करना चाहिए जो कि प्रैक्टिकली मार्केट में प्रिवेल कर रहा है। बात समझ पाएँ? यस सर, यानी कि रूट कॉस्ट क्या है? जी, अगर रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे तो कोई भी ये जस्टिफाई नहीं कर सकेगा कि क्या गलती की रीज़न, हम उस गलती की रीज़न को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। जब एलिमिनेट नहीं करेंगे तो फिर प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज नहीं होंगे। इसीलिए मैंने बताया कि पहला स्टेप जो है ना इसके अंदर, ये तो वेरिएंसेस निकालना है, ये निकाले। अब हम इन वेरिएंसेस को आगे रखेंगे जो इस चीज़ का जिम्मेदार है, जो इसको मैनेज करता है, लाइक जो सेल्स टीम है वो रेवेन्यू जनरेट करने की जिम्मेदार है। आप उसको कहें जनाब रेवेन्यू को ज़्यादा जनरेट नहीं हो रहा, तो वो अपनी रीजंस जो देंगे उन रीजंस को एवेल्युएट करें। वो रीजंस में से कौन सी ऐसी रीजन है जिनको ख़त्म किया जा सकता है या जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है, जिनके नतीजे में रेवेन्यू बढ़ सकता है, उस पर एक्शंस लेंगे। ये अमाउंट्स हमें एक इंडिकेशन दे रही हैं कि कहाँ से जाके किसकी वजह से कितना फ़ायदा या नुकसान हो रहा है, और उनसे जाकर सवाल जवाब करें तो फिर हमें एग्जैक्टली पता लगेगा कि वजह क्या है। क्योंकि ये सारा काम जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी होती है वो टॉप मैनेजमेंट का काम है। सो टॉप मैनेजमेंट के बाद जो रिपोर्ट्स आनी है, अगर वो उनको बगैर समझे उस पर एक्शन करना शुरू करते हैं तो फिर डेफिनेटली वर्कर्स का मोटिवेशन लेवल बहुत ख़राब हो जाएगा। अगर हम समझना चाहते हैं तो फिर हमें उन लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हम उन्हीं से पूछेंगे बताएं जनाब ये फेवरेबल है, क्यों फेवरेबल है, ताकि हम दूसरों को मोटिवेट करें। ये अनफेवरेबल सिचुएशन है, बताएं क्यों अराइज हुई है। उनके आर्गूमेंट्स उन्हें देखें वो जस्टिफाइड हैं या नहीं। अगर वो जस्टिफाइड आर्गूमेंट्स हैं तो अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें। अगर वो अनजस्टिफाइड है तो उसको काउंसल करें, मोटिवेट करें, गाइड करें कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, सो आई होप कि बात समझ आई होगी। अगर मैंने दोनों तीनों जो इस चैप्टर के अंदर स्टेप्स हैं वो आपके सामने किए, किसी एक लेवल ऑफ एक्टिविटी का बजट पहले खुद बनाया और उसकी बुनियाद पे एक नया बजट, फ्लेक्सिबल बजट बनाया। फिर फ्लेक्सिबल बजट की बुनियाद पे हमने एक्चुअल रिजल्ट से कंपेयर करके वी प्रिपेयर्ड द वेरिएंस रिपोर्ट, जिसे हमने रेवेन्यू और स्पेंडिंग वेरिएंसेस की रिपोर्ट का, और इसी तरह एक्टिविटी वेरिएंसेस की रिपोर्ट भी बनाई जा सकती है। नबीला, यू मे आस्क। Sir, what if these variances are not that high? So does that mean कि management को फिर भी जाके देखना है कि problem कहाँ पे है? Let's say it's just 1 rupee or 2 rupee. वो अगर जीरो भी होगा तो हमें वो भी देखना है। आप तो ये बात कर रहे हो ना, मैं आपको ये बताता हूँ कि स्टार्टिंग असल में ये कहीं आपने पढ़ा होगा तो बेगन शुरू कहाँ से करना है। ये इसको ना मज़ीद आगे लेके चलेंगे। इससे अगला टॉपिक हमारा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, उसमें ये चीज़ें मज़ीद डिटेल में जाएंगी। मैं अभी इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, अगर ये पहले वाला अनफेवरेबल है, फ़र्ज़ कर लें ये तो नेगेटिव होगा तो सारे लोग चीखेंगे ना। अगर फ़र्ज़ कर लें ये फेवरेबल होता, कि रेवेन्यू ज़्यादा होता है, तो डज दैट मीन कि अगर रेवेन्यू ज़्यादा है या कॉस्ट हमारी कम लगी है, ये 520 फेवरेबल वेरिएंस होता तो हम चुप कर जाते? नहीं, हमें इसके पीछे भी जाना है। अगर ज़ीरो वेरिएंस है तो उनको भी जाके पूछना है, बताएं जनाब आपने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से कॉस्ट जितनी हमने प्लान की थी उतनी ही लगी, ताकि जो प्रैक्टिसेस उन लोगों ने, उन डिविजनल डिपार्टमेंटल मैनेजर्स ने, उन रिस्पॉन्सिबल पर्सनस ने ऑप्ट किए हैं, हम वो बाकी वर्कर्स को, बाकी मैनेजर्स को भी बता सकें ऐसे करते हैं काम। आप भी जीरो वेरिएंस ला सकते हैं, आप भी बिल्कुल एज पर एट पार रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। हम वो प्रैक्टिसेस उनसे शेयर करेंगे। और अगर फर्ज कर लें एक सिंगल रुपी का वेरिएंस है, चाहे फेवरेबल है अनफेवरेबल है, मैं तो जीरो को भी इवेल्युएट करा रहा हूँ, वन का भी है तो हमें उसके पीछे जाना चाहिए। बिकॉज आज वन है, अगर आप आज उस वन को कंट्रोल नहीं करेंगे, कल वो 100 और परसों 1000 भी हो सकता है। So whatever the amount of variance is, you need to investigate that variance, either positive, either negative. Investigate करें क्या causes हैं ताकि उनको eliminate किया जा सके। और अगर अच्छा आ रहा है variance तो उससे कॉपी करके बाकी ऑर्गेनाइजेशन में हम डिप्लॉय कर सकें ताकि बाकी लोग भी अच्छे रिजल्ट जनरेट करें। I hope it's clear now. Right, sir. Thank you so much. वेलकम। सो
आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। आपने इस चैप्टर के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपने पढ़ा है तो दैट्स राइट, अच्छी बात है। वीकेंड है, बिकॉज वील बी हैविंग क्लास नाउ इन द नेक्स्ट वीक। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप तमाम लोग जो ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इनको, जो भी चैप्टर स्टार्ट किया इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं आप इनको सॉल्व करेंगे, और जो सॉल्व करने के बाद प्रॉब्लम्स आएंगे आप उनको डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होगी, बात होगी। आपको मैं ये जो अभी सॉल्व किया है ये मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, आप ग्रुप से ये ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको काइंडली ज़रूर सॉल्व करिएगा। Really, that's all for the day. Thank you very much for your patience listening.